अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से आदित्य राजकोल जो कि जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी हम आदित्य को खुद भी सभी लोग पाकिस्तान से भी फॉलो करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू आरजू जी। वैसे तो आदित्य आज हम आपसे कई बातें पूछेंगे जिसमें ऑफ कोर्स बलूचिस्तान भी है, केपीके भी है और हाफिज सईद की जो न्यूज़ थी और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो अननोन गनमैन वाला एक सिलसिला है वो फिर शुरू हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी खासतौर पे अपने उन पाकिस्तानियों के लिए जो ये कहते हैं, बल्कि मेरे शो में आके लड़के भी गए कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। भारत क्यों करवा रहा है? जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज़ पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे। तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है उसके पास पाकिस्तान की न्यूज़ पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात ये है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हों, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात ये है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविज़न चैनलों पर दिखाना चाहते हैं? क्या वेबसाइट्स पे, अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं? पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह, जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाक़या होता है, तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं या फिर हम बोलें कि उसकी साफ-सफाई होती है रिपोर्ट की। उसपे थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोंछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से। कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है, वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंडर वो आता है। अलग-अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेज़ हैं, उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूँगा, हालाँकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं, उसके जो जर्नलिस्ट हैं, वो आईएसपीआर जर्नलिस्ट बन गए हैं। उनको अब मैं नहीं मुझे नहीं पता उनको आईएसपीआर से पैसा मिलता है या आईएसपीआर से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा। और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कौल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है। लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो। लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट आईएसपीआर के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। आप ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स, अरे लाइव विजुअल्स हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था। लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो आईएसपीआर की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे आईएसपीआर के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंडआउट भेजेंगे कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कौल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई, मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ। कश्मीर पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है। और अगर मैंने कहीं पर गलत भी कहीं किया,
तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक सीसीटीवी विजुअल वायरल हो रहा था और कह रहा था कि ये नौशिकी का वीडियो है। तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो बीएलए के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट में खबरें आती हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से हो, सिक्योरिटी फोर्सेस से हो, बीएलए से हो। अलग अलग सबके सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज हम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन खबरों का आंकलन करना, उसको दिखाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है। कि क्या पाकिस्तान की मीडिया इस ड्यूटी को निभा रही है? मुझे नहीं लगता। आदित्य, आज के ज़माने में आपको लगता है कि न्यूज़ को छुपाया जा सकता है? क्योंकि जब जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, कोई 5-6 घंटे पाकिस्तानी मीडिया ने तो कुछ नहीं दिखाया। थोड़ा-सा मतलब एक सुबह में एक ज़रा-सी न्यूज़ दी, उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं वही टिकर-विकर और गायब। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी भी है, सीएनएन भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की, तो फिर एकदम से पाकिस्तानी मीडिया को परमिशन मिल गई, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि अब लोग ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ही बिलीव करने लगे हैं, न्यूज को चेक करने के लिए बजाय इसके इंतजार करें पूरा दिन बैठकर कि पता नहीं टीवी पे कब आएगा? देखिए, सोशल मीडिया के युग में चीजें छिपाना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि अभी भी चीजें जो है छिपाई जा सकती हैं। बलूचिस्तान में तो छिपाया जा रहा है। आप देखिए ना, कितने सालों से बलूचिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया को जाने से बैन है। इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकती। जो अक्यूजेशन पाकिस्तान की सरकार हम पर लगाती थी कि भारत की सरकार कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं देती, अब तो इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर जाती है। पिछले 6-7 सालों में कितने डेलीगेट। जी, आप कश्मीर का बता रहे थे। जी, तो आप कश्मीर में देखिए कितने डेलीगेशंस कश्मीर जा रहे हैं। हम्म। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टाज हो रहा है, वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। आप बलूचिस्तान में मेरे को बता दीजिए इंटरनेशनल मीडिया के कितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं? नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गिलगित बल्तिस्तान में बता दीजिए कितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं? कोई नहीं है। नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा, इनके कोई रिपोर्टर है वहां पर? कोई नहीं है। कश्मीर में तो हमारे सौओं की तादाद में है इंटरनेशनल प्रेस। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स रखना, हिपोक्रेसी रखना, ये गलत है। और फिर हामिद मीर साहब या बाकी लोग हमको लेक्चर देंगे, नहीं जी हिंदुस्तान में ये होता है, तशद्दुद होता है, ये होता है। ये गलत बात है। आप अगर हामिद मीर इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं या बाकी जो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम पाकिस्तान आर्मी के साथ रहें फिर आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलें। हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो हम अंदर बोलते हैं वही हम बाहर भी बोलते हैं। हमारे में ट्रांसपेरेंसी है। हमारा मीडिया एकदम इंडिपेंडेंट है। हम सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार से सवाल भी उठाते हैं। और हम अपनी आर्मी से डरते नहीं है कि हमारा आरएनएडब्ल्यू का चीफ या कोई आईबी का चीफ हमें उठा के ले जाएगा। वहां पर तो आईएसआई का पूरा डर मंडराता रहता है। बलूचिस्तान में तो हजारों की तादाद में लोग मिसिंग है। आज भी एनफोर्स डिसअपेरेंस पर महरांग बलोच और बाकी लोग सब प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखिए ना, महरांग बलोच को नोबेल प्राइज के लिए या किसी चीज के लिए न्यूयॉर्क में बुलाया जाता है, बाकी जगह बुलाया जाता है, उसको जाने ही नहीं देते। उसका मतलब एयरपोर्ट पे तो रोकते ही हैं, फिर उसकी गाड़ी को चेज करते हैं, ड्राइवर को भगा देते हैं, उसका पासपोर्ट जब्त कर देते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं। ये कहाँ होता है? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ बिल्कुल। एक्सप्रेशन है? मतलब ये क्या अहमद शरीफ हमको सिखा रहे हैं कि भाई मतलब ये अलग ही टाइप का जर्नलिज्म है, अलग ही टाइप का एक्टिविज्म है। तो मुझे लगता है छुपाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ अटैक्स ही नहीं छिपा रही है, वो ये भी छिपा रही है उनके कैजुअलिटीज। अब मैं नहीं चाहता एज अ सोल्जर जो है, देखिए पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर भी अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत आसान नहीं होता। लेकिन आप देखिए ना, उनकी आर्मी तो उनको इज्जत ही नहीं दे रही। आप उनके नाम ही ऑफिशियली रिलीज नहीं कर रहे। उनको जो लास्ट सैल्यूट मिलता है, उनके वीडियोस या फोटो रिलीज नहीं कर रहे। उनके गांव में मीडिया नहीं जा रही उनको ये इज्जत देने कि भाई अपने देश के लिए अपनी जान दी है। यहां पर हिंदुस्तान में देखिए क्या होता है कि अगर किसी सोल्जर एनकाउंटर में मारा जाता है या देश के लिए वीर गति को प्राप्त होता है,
उसका विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स उसका फोटो, उसका नाम, उसका यूनिट, पूरी डिटेल सोशल मीडिया पे आ जाती है। अगले दिन जब उसकी बॉडी गांव जाती है तो पूरा मीडिया वहां पर पहुंचता है और पूरा लास्ट राइट्स का और अंतिम जो उसका ये होता है उसका वीडियो सामने आता है। सब देखने के सामने है, कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हुआ, गलवान हुआ, जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्रंटेशन हुआ, सबके नाम सामने आए, कोई कुछ नहीं छिपाया गया। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। कभी कह रहे हैं 5 मारे गए, फिर कह रहे हैं 7 मारे गए, फिर कह रहे हैं नहीं बाकी तो सिविलियन थे वो, फिर कह रहे हैं नहीं ये तो आर्मी वाले थे सारे, फिर कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं कि भाई नहीं बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो सच्चाई तो ये है, और ये भी बहुत लोग पाकिस्तान से ही बता रहे हैं कि भाई बहुत जगहों पर ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे लोग मिसिंग है अभी भी और पता नहीं लग रहा है उनके बारे में। तो क्या वो किडनैप हो गए हैं, क्या उनको मार दिया गया है, कुछ तो छिपाया जा रहा है, ये है। तो अब मेरी बात यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ट्रांसपेरेंसी के लिए या अपने सोल्जर्स को इज्जत देने के लिए जानी नहीं जाती। कारगिल युद्ध में भी यही हुआ कि उनके जवान या बाकी लोग मारे गए और वो बॉडीज लेने से मना कर दिया। बीबीसी ने भी पिछले आई थिंक 1-2 साल पहले बहुत बड़ी एक रिपोर्ट की थी। जो वो परिवार हैं जिनके लोग करगिल में मारे गए थे, पाकिस्तान के सोल्जर्स, उनके परिवारों ने हिंदुस्तान की सरकार को अपील किया कि भाई हमारे बॉडीज इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, अब बॉडीज रिटर्न कीजिए। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, ऐसे कुछ केसेस हैं कि इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के परिवारों ने हिंदुस्तान की एजेंसीज या आर्मी को अपील किया और बॉडीज वापस गई हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट। वो बॉडीज वापस गई हैं। ये होती है इज्जत। ये इज्जत पाकिस्तानी सोल्जर को हिंदुस्तान ने दी है, ना कि पाकिस्तान की रावलपिंडी की जीएचक्यू ने। देखें कई बार जो है वो दिखा भी देते हैं ये कि अगर कोई इस किस्म से शहादतें हुई हों तो ये दिखाते हैं कि जी गांव में जो है उनका जनाजा हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन कई बार डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, छुपाया भी जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो सही में काम कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो कहीं ना कहीं से जीएचक्यू से या कहीं से लिंक है, वो बहुत हिम्मत करके और तब काम कर बिल्कुल। रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं मेरे घर के बाहर कॉरिडोर में भी और मेन डोर पे भी कैमरा लगाया है, और वो सिर्फ किस लिए लगाया है कि मेरे जो दोस्त हैं सतूर, आप जानते होंगे सतूर को, जर्नलिस्ट हैं, तो उनके मेरे घर के साथ रहते थे, तो उनको जिस तरीके से अंदर उनके घर में घुस के मारा पीटा गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आरजू कैमरा लगा लो, कम से कम ये नहीं बोलेंगे तुम वॉशरूम में गिर गई हो। तो वो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कैमरा लगा लिया कि अगर कभी हमारे घर में कोई घुसे और कुछ हो तो कम से कम हमारे पास प्रूफ हो कि हाँ घर में घुसा था कोई। तो इस देखिए इन हालात में हम काम करते हैं। आरजू जी, मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं भाई आपको खबर कहाँ से मिल गई। हम्म, इसको वो कोई यूट्यूबर, कोई जावेद करके, मेरे को नाम नहीं हम्म, पता उसका, उसने पूरा हल्ला वो कर दिया अपने व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, कि हम्म, भाई आदित्य राजकोल को 41 मिनट पहले, जफर एक्सप्रेस अटैक से पहले 41 मिनट पहले उसको पता था। कौन सा 41 मिनट पहले, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। अब मैं आपको उस जावेद, वो पता नहीं मुझे कौन है वो इंसान, पाकिस्तानी है कहाँ कहाँ से, मैंने भी नहीं सुना तो नाम। हाँ, तो वो है या कोई दूसरा है, जो भी लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको एक चीज बताता हूँ। वो बार बार जानना चाहते हैं कि मेरे को ये खबर कहाँ से मिली, या मेरे को मेरा सोर्स कौन है। क्या मेरा सोर्स बीएलए है? क्या सिर्फ बीएलए है? क्या कि मेरा सोर्स पाकिस्तान मीडिया में भी है? कि पाकिस्तान के मीडिया के जर्नलिस्ट ही जो खौफ में है, जो रिपोर्ट नहीं कर सकते, और वही जर्नलिस्ट भी मुझे मदद कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे एकदम कुछ नहीं लिखते, लेकिन मुझे वो सबसे पहले खबर बताते हैं। और मैं खबर ऐसे नहीं ब्लाइंडली डालता हूं, मैं डबली चेक करता हूं कि ये खबर ठीक है कि गलत है, और फिर मैं ये डालता हूं। और हर ऐसी खबर जो कंट्रोवर्शियल है या आर्मी के खिलाफ है, उसके बाद वो मुझे लिखते हैं कि आपसे इल्तिजा है कि हमारा नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि और या तो उनको मार दिया जाएगा, या उनको हाँ, अगवा कर दिया जाएगा, या उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान से ही खबरें आ रही हैं। मैं कोई आपकी तरह, आप तो आईएसआई से संपर्क में होंगे, मैं यहाँ पर रॉ, हमें पता ही नहीं चलता रॉ का ऑफिसर कौन है। हेड पता होगा, लेकिन हमारा रॉ ऐसे नहीं चलता कि भाई वो जर्नलिस्टों से ऐसे ही नॉर्मली बात करता रहे एक्सेट्रा। तो मैं नेशनल सिक्योरिटी 16 साल से कवर कर रहा हूँ, तो पता है मुझे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट कवर होता है, कैसी खबरें जाती हैं। और पाकिस्तान जैसी खबरें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संदर्भ में, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होता है उसमें सबसे पहला असर या इम्पैक्ट तो इंडिया पे होगा, या कश्मीर में हमारे जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है वहां पर होगा।
तो ये जो है ज़रूरी है। और जो जर्नलिस्ट इस तरह से न्यूज़ दे रहे हैं या बना रहे हैं, डेफिनेटली वो भी पाकिस्तान की अच्छाई के लिए ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। न्यूज़ को छुपा लेने से पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा और हालात ख़राब होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आदित्य, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इससे पहले कि हम मेन उधर चले जाएँ बलूचिस्तान पे, जो कि काफ़ी टेंस किस्म की सिचुएशन इस वक़्त चल रही है कि मोदी जी का एक इंटरव्यू जो है वो काफ़ी वायरल है, और यहाँ पर भी जो मेन चैनल्स है समझे, जैसे जियो वगैरह, वहां पर भी उसका जिक्र हो रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या बात उन्होंने कर दी जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इग्नोर नहीं कर पाया, बल्कि काफी पॉजिटिव लिया जा रहा है? वैसे मैंने देखा कि कुछ बुराई नहीं की जा रही थी। देखिए, मोदी जी का तो स्पष्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को हर एक मौका दिया, हर एक चीज़ करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ कि जो है शांतिपूर्वक तरीके से मुद्दों का जो है उनको सुलझा जा सके। लेकिन आप खुद ही देखिए ना, जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आए 2014 में, तब नवाज़ शरीफ साहब को न्योता दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब यहाँ नई दिल्ली आए, तब वो जो है प्राइम मिनिस्टर थे। और मैं भी उनसे मिला, ताजमहल होटल जो दिल्ली में है, खान मार्केट के पीछे, वहाँ पर उनसे नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मुझे याद है, जो वो आ रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब अंदर घुसे, तो मीडिया हम सामने खड़े हुए थे। हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि कैमरा पर्सन अलाउड नहीं था, तो हम खुद ही मोबाइल से और आईपैड से रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो आए, उन्होंने हमको ग्रीट किया, लेकिन कुछ बोला नहीं, फिर चला गया। फिर मैंने चिल्ला के बोला कि मियाँ साहब, आप कुछ तो बोलिए, आप ऐसे तो चले गए, इतने सालों के बाद आए। फिर वो लिफ्ट से वापस आए और एक शेर जो है वहां पर बोला पीस के ऊपर, मेरे को अभी याद नहीं है, एक शेर व शायरी वो की, वो बहुत वायरल हुई थी। और उसके बाद फिर चले गए। उसके बाद उन्होंने अटेंड किया पूरा सेरेमनी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार काबुल गए थे कुछ प्रोजेक्ट्स का लॉन्च करने। उसके वापसी में एक अनअनाउंस्ड, जब नवाज शरीफ साहब के परिवार में शादी हो रही थी, वहां पर लाहौर गए अनअनाउंस्ड, विदाउट एनी मैसिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या एनीथिंग। कभी सोचा था आपने कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अनअनाउंस्ड ऐसे विजिट में जाएगा? तो इतना बड़ा पीस का जो है, जिसको हम कहते हैं ऑलिव ब्रांच, दिया। लेकिन तब भी पाकिस्तान जो है डगमगाया नहीं। पाकिस्तान का भी अपना दृढ़ संकल्प है। पाकिस्तान का भी एकदम वो है, मजबूत अपना इरादा है कि हम आतंकवाद की राह नहीं छोड़ेंगे। भारत की जो पॉलिसी है हमारी टेररिज्म की, वो नहीं छोड़ेंगे। और आप देखिए ना, पाकिस्तान का क्या है, मोदी जी ने भी क्या बोला कि मैं तो परेशान हो गया हूं कि भाई इतना आतंकवाद कब तक खत्म होगा। और 2019 के बाद पुलवामा की जब घटना घटी, उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया, पाकिस्तान को छोड़ो, इग्नोर करो, आइसोलेट करो। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम तवज्जो दें पाकिस्तान को। कोई दुनिया में पाकिस्तान को नहीं पूछ रहा, तो हम क्यों पूछे? चलिए भाई, हमारा नेबर था, हमारे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज थे, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे डिप्लोमेटिकली कि कुछ हो जाए। ट्रेड अगर होता तो पाकिस्तान का भी फायदा होता, हमारा भी फायदा होता। लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। और बार बार पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, नगरोटा हुआ, गुरदासपुर हुआ, दीनानगर हुआ, अलग अलग ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे, होते रहे, होते रहे। तो और अब देखिए ना, पाकिस्तान में अब क्या हो गया है, कई सालों से पाकिस्तान डिस्टिंक्शन करता है गुड टेरर एंड बैड टेरर। गुड टेरर हो गया लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसपीआर, आईएसआई, जो पाकिस्तान के डीप स्टेट बोले उस हिसाब से चले, उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बिल्कुल सही हैं। और बैड टेरर क्या हो गया? बीएलए, टीटीपी, या इन्हीं के जो सारे अलग अलग छोटे छोटे खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में ग्रुप है। तो ऐसे कैसे? आतंकवादी तो वो भी है और ये भी है। आप या तो बोलिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम अमेरिका को मदद करेंगे। अब देखिए, अमेरिका को भी फिर से बेवकूफ बनाना चालू कर दिया। एक किसी आईसिस के छोटे से किसी आतंकवादी को कर दिया हवाले, और बोल दिया इसी ने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया था, वो जो गेट पर हमला हुआ था जिसमें 13 शायद अमरीकी शहीद हुए थे। तो वो तो बेवकूफ बनाने की पूरी प्रक्रिया है। ये काबुल में जो बाइडेन हुआ को भी था किया, जी। ओबामा को भी किया, सबको किया, और उसी के तहत ये हो रहा है। तो ये गुड टेरर बैड टेरर जब तक चलेगा ना, ये मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे कश्मीरी में ये आपके शो में भी पहली बार बोला है मैंने। हमारे कश्मीरी में एक ना वो एक कहावत है, जिसको कहते हैं अन्यम सोय वव्वम सोय लजिम सोय पानसी। एज यू सो शेल यू रीप। जो आप करोगे, जैसे बोलते हैं ना, दोज हु लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन। आप बंदूक का सहारा लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं, और सोच रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा। उसी आतंकवाद की बंदूक से अब आपके लोग मारे जा रहे हैं।
लेकिन आदित्य, मैंने गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट तो खैर नहीं सुना, गुड तालिबान और बैड तालिबान जरूर सुना है, जो ये बिल्कुल। अक्सर कहा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हाफिज सईद के बारे में भी एक खबर उड़ी, और अभी तक हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। कुछ आप बताएंगे कि ये न्यूज जो चली, आपको लगता है कि ये तो हाउस अरेस्ट था, तो इसको गोली कैसे लगे, इसके ऊपर अटैक कैसे हो गया अगर ये वाकई में अरेस्ट था? देखिए, पहली बात तो ये हाउस अरेस्ट कुछ होता नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंपल सी बात है, आप पीछे भी देखिए ना, अभी 1-2 साल पहले भी तो हमला हुआ था एक, जिसमें हाफिज हम्म, सईद या बाकी कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, उसका साथी शायद सैफुल्ला इंजर्ड हुआ था, और उसके बाद वो बच गया बाल-बाल, तो उस वक़्त भी वो बाहर क्या कर रहा था? अभी भी आई मीन जो लोग सोचते हैं कि वो लाहौर की जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसको लैंड क्रूज़र दी जाती है, वो पूरा लैंड क्रूज़र में बड़ी गाड़ियों में घूमता है, पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से, और आईएसआई उसको सेफ हाउस में रखता है। ये है कि अभी वो अंडरग्राउंड है। अभी वो पूरी तरीके से जैसे लाहौर की मस्जिद में आता था तकरीर करने हर जुम्मा को, वो नहीं होता। अब उसकी जगह सैफुल्लाह खालिद आता है, या कोई दूसरा मक्की भी अब जो है चले गए। तो सैफुल्लाह खालिद या बाकी लोग आते हैं। आप देखिए ना, 2 दिन पहले सैफुल्लाह खालिद का वीडियो आया, मैंने ट्वीट किया था। सैफुल्लाह खालिद ने क्या बोला कि 6 साल पहले 2019 को मैंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बोला था कि कश्मीर पर अगर आप तवज्जो नहीं देंगे और हमारा जो योगदान है वहाँ पर कश्मीर में वो नहीं होने देंगे, तो कश्मीर तो इश्यू खत्म होगा ही, लेकिन आपकी जो बलूचिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर आग ज़्यादा लग जाएगी। वहाँ पर ज़्यादा दहशतगर्दी और ये बढ़ जाएगी। और एकदम प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, वही हुआ, और वही हो रहा है। अब ग्लोबल इंटरनेशनल प्रेशर के तहत उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद, मौलाना मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद और इन सबको अंडरग्राउंड ज़रूर किया है, लेकिन आतंकवाद तो अभी भी चल रहा है ना। अभी देखिए, हमास और जैश-ए-मोहम्मद के लोग सामने आए, रावलाकोट में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। वहाँ पर पूरा तकरीर किया, पूरा बोला कि हमास और ये लोग सब साथ में हैं। तो हाफिज़ सईद का जो आप वाकया जेहलम का मुझे कह रही हैं, जितना मुझे पता चला, इसके 2 वर्जन मैं आपको बताता हूँ। मुझे सबसे पहले ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पता चला कि ऐसा हुआ है, और एक उर्दू अखबार पाकिस्तान में निकलता है, उन्होंने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया, और कम से कम 4 या 5 में, 4 या 5 में गलती होगी, 5 ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट किया। किसी ने ट्वीट किया कि हाफिज सईद के साथ क्या हुआ है, किसी ने ट्वीट किया कि जमात-उद-दावा या लश्कर का कोई बड़ा आदमी मारा गया। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और सारे ये 4-5 जो जर्नलिस्ट हैं, पूरा तरीके से पाकिस्तान आर्मी, सिक्योरिटी, इसमें शायद सुमेरा खान भी हैं। सुमेरा खान, आज़ाद सैयद, बाकी सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी, आज़ाद सैयद तो बहुत रिस्पेक्टेड है जर्नलिस्ट, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने। इन सब ने रिपोर्ट किया हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद। भारत ने नहीं किया। ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें अननोन गनमैन ने कुछ किया, और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हाफिज सईद के साथ या लश्कर के किसी आदमी के साथ कुछ हुआ है। तो पहले तो मुझे इन्हीं में से 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया कि भाई हाफिज सईद मारा गया है, मारा गया है। उसके बाद धीरे-धीरे कुछ घंटे के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मारा नहीं गया है, ये शायद इंजर्ड है, और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में जो है वहाँ एडमिटेड है। इसके बाकी 2 लोग जो हैं सीएमएच में। वो मारे गए। हाँ, 2 लोग मारे गए हैं। अबू कत्ल जो है और उसका एक बॉडीगार्ड है, वो मारे गए हैं। ठीक है, तो मैंने ये चला दिया। उन्होंने मुझे इमेजेस भी भेजी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही मुझे इमेजेस भेजी, उन्होंने ही मुझे वीडियो भेजे, और मैंने चला दिया। उसके बाद मैंने इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन जो पाकिस्तान डेस्क है या बाकी लोग हैं उनसे पूछा कि आपका क्या एनालिसिस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाफिज सईद वहां था ही नहीं। ये अबू कत्ल जो सीनियर आतंकवादी है, कंस्पिरेटर है, वो बहुत सारे हमलों में इन्वॉल्व रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको मारा गया है। और ये कुछ इंटरनल राइवलरी है कि उनको ऐसा लगता था कि वो हिंदुस्तानियों के साथ मिल गया है, या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है पाकिस्तान के ही आर्मी के क्लोज किसी गनमैन ने उसको मार दिया। ऐसा भी बहुत बार होता है अर्जू जी, कि जो अननोन गनमैन है ना, ये अननोन गनमैन, लोग सोचते हैं कि भाई हिंदुस्तान का है या अफगानिस्तान का है। ये अननोन गनमैन बहुत बार रावलपिंडी का भी होता है, ये लोगों को समझ नहीं आता। अब कल आप देखिए ना, बलूचिस्तान में मुफ्ती एक को मारा, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मारा। वो तो दोनों पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते थे, वो दोनों फ्रंटियर कोर के खिलाफ बोलते थे। उनको तो भारत या अफगानिस्तान का मार के कुछ हासिल नहीं करेगा, तो वो बंदूक तो रावलपिंडी से ही आई है।
क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर 2-1 साल पहले एक फ़िल्म भी बनी थी और उसका नाम था ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो हो सकता है कि कोई इस तरह की चीज़ है कि जो नामालूम है, अननोन है, वो हमें पता है कि कौन है। लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर आदित्य पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। अब भी आपने देखा कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स में भी दूसरे नंबर पर है। क्या निकलने की कोशिश नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो ये तमाम चीजें बंद करना चाहता हो, जो पहले जिसको हम प्रमोट करते रहे जिहाद के नाम पर, या कह लीजिए कि हमें लगता था कि जी फ्रीडम फाइटर हैं, अब हमें वही टेररिस्ट लगने लगे? आप देखिए ना कैसे होगा। पहले तो जो सिविलियन गवर्नमेंट है और आर्मी है वो एक पेज पे नहीं है। फिर आर्मी में ही ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं पाकिस्तान में। आप देखिए पुराने जो आपके आईएसआई के डीजी हैं, जो चाय पीने के शौकीन थे, काबुल में उन्होंने बड़ी चाय पी, हिंदुस्तान को बहुत उन्होंने कोसा। वो फोटोज उन्होंने अपने जर्नलिस्टों के थ्रू बड़े वायरल करवाई। उसमें एक जर्नलिस्ट इंडियन मीडिया के लिए भी काम करता है। तो ऐसे बहुत वाकये हुए। अब उस आईएसआई डीजी का क्या हुआ? वो जेल में है, उसका जो है कोर्ट मार्शल हो गया है। वो हीरो था पाकिस्तानियों का। अब एक और पाकिस्तानी जो है जनरल थे, जो बलूचिस्तान में क्वेटा में कोर कमांडर थे, उससे पहले आईएसपीआर के डीजी थे। नाम तो आपको समझ आ गया होगा, आसिफ गफूर। वो जी। कहाँ है आजकल? आसिफ गफूर का कुछ महीने पहले रिटायरमेंट हो गया। किसी को पता भी नहीं चला वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, रिटायर हो गए पूरी तरीके से। वो पाकिस्तान आर्मी का फेस थे सोशल मीडिया पे, आसिफ गफूर। उनको अगर मैं कहूँ तो वो ब्रांड एम्बेसडर थे पाकिस्तान आर्मी के। उन्हें सोशल उनका मीडिया की वजह से ही हटाया भी गया था, जो सोशल मीडिया पे वो हाँ, किया करते थे। अभी भी जो पीस फॉर चेंज करके उनका जो हैंडल है, हम्म, वो मुझे भी फॉलो करते हैं। हम्म। लेकिन अब देखते हैं या क्या उनको धमकी दी गई है, धमकाया गया है, डराया गया है, लेकिन ट्वीट ही नहीं कर रहे। वो गायब ही हो गए हैं पूरी तरीके से। तो उनको उनको भी उनके बताया जा रहा है ट्वीट्स कि की आसिफ वजह से, गफूर कह रहे नहीं हैं कि आदित्य, ट्वीट, उनको ट्वीट्स की वजह से ही हटाया गया था। जिस किस्म की ट्वीट वो किया करते थे उससे और ज्यादा बदनामी हो रही थी। ट्वीट भी, और कह रहे हैं कि वो शायद जो पुराने डीजी थे ऐसा है कि उसके भी करीब थे। तो हो सकता हम्म। है उस वजह से भी हुआ हो। तो ये देखिए ना, ये जब हो रहा हो पाकिस्तान आर्मी में आपस में ही लड़ाई चल रही हो, है ना, उसके बाद जो है पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो। इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया। इमरान खान अभी चाहे वो गलत है, चाहे तालिबान खान उसको मैं बोलूं, लेकिन वो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का अभी। आज अगर इलेक्शन हो तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिक नंबर से तालिबान खान जीतेगा, इमरान खान जीतेगा। और बाहर भी उसको बहुत सपोर्ट है। जो नवाज शरीफ को भी एक जमाने में बहुत जबरदस्त सपोर्ट होता था, लेकिन उससे 2 गुना 3 गुना सपोर्ट आज इमरान खान को है। उसको आपने जेल में भर दिया क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। वो अपने हिसाब से जो है रिफॉर्म लाना चाहता है। तो पाकिस्तान का जो तकदीर है पूरी तरीके से खराब हो गया अभी। इकोनॉमिक कोलैप्स तो है ही, जो बार बार मैं आपको कहता हूँ। हम्म। एफएटीएफ के प्रेशर से और हालत खराब हुई। उसके बाद अब उन्होंने एक ही जो फॉरेन पॉलिसी बार बार ये कई सालों से कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, टेररिज्म आतंकवाद को यूज कर रहे हैं अपने इसके लिए। और अभी भी ये सोच रहे हैं कि चाइना को और अमेरिका को बेला फुसला के किसी तरीके से ये कर लेंगे। अब देखिए ना, ट्रम्प इज अ ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रम्प तो पाकिस्तान की मदद तभी करेगा जब पाकिस्तान उनकी मदद कर पाएगा। जो बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिए हैं, चाइना को, कि आप करिए जो करना है आपको, वो अमेरिका बोलेगा हमें दो। तुम अगर हमारी मदद चाहते हो तो वो कैसे करेगा पाकिस्तान? वो आयरन ब्रदर चाइना को कहता है, लेकिन चाइना के इंजीनियर, चाइना के टीचर, चाइना के टेक्नीशियन जो बलूचिस्तान में है, कराची में है, वो सुसाइड बॉम्बिंग में मारे जा रहे हैं। तो चाइना भी तो अपना आपा खोएगा कभी ना कभी। तो पाकिस्तान में या तो किसी पाकिस्तान आर्मी के लीडर को आना पड़ेगा, या सिविलियन गवर्नमेंट में कोई ऐसा लीडर हो जो इसको रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर सके। जो आसान बात अभी नहीं है। अभी सिविल वॉर की दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। और बार बार ऐसे वाकये हो रहे हैं जिसमें जो है पाकिस्तान आर्मी एक हार्ड रुख अपना रहा है। अभी भी बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ, या केपीके में जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनके लोगों के खिलाफ एक ब्रूट फोर्स यूज किया जा रहा है। तो ये इतिहास में ये है कि आप जब तक कॉमन लोगों के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल करेंगे, तब तक पीस कैसे होगा? बार बार अभी भी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वारंग बलोच या बाकी लोग हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के लोग हैं, उनको जेलों में भर रहे हैं, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, बहुत लोगों को मारा भी जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जर्नलिस्ट्स गायब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कई कई जर्नलिस्ट हैं 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद उनको रिलीज करते हैं, टॉर्चर करने के बाद। तो जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक कैसे ये होगा? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी नैरेटिव वॉर में, जहां पाकिस्तान कई हद तक थोड़ा जीतता था, अभी वो नैरेटिव वॉर में भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हार गया है पाकिस्तान।
अभी बीएलए ने उनकी लंका लगा दी है पूरी तरीके से, और मुझे लगता है ये बीएलए के लोग और बलोच जो लोग हैं ये आगे भी इनके लिए बहुत टेंशन जो है करेंगे, क्योंकि हर चीज का जो है रिप्लाई ब्रूट फोर्स नहीं होता। हर चीज का रिप्लाई ये नहीं होता कि आप मिलिट्री ऑफेंसिव जैसे राहेल शरीफ ने एक जमाने में किया था वो करेंगे। आपको बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर बलोचों को लगता है कि पंजाबी एलिट जो है, जो पैसे वाले पंजाबी हैं या आर्मी में पंजाबी हैं, आईएसआई में पंजाबी हैं, वो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग जेनोसाइड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को कुछ नरम रुख तो अपनाना पड़ेगा बलोच के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि अभी हालत खराब है, लेकिन अभी हालत बद से बदतर और होने वाली है। लेकिन आदित्य, यहाँ तो हमें 3-4 दिन से तो यही बताया जा रहा है कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है, क्योंकि वो सीपीसी या सीपैक से बहुत परेशान है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को चलाना चाहता है। तो ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सब में पहले 4 दिन पहले अफगानिस्तान का नाम लिया जा रहा था, और अब सिर्फ भारत भारत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सीपैक से क्या वाकई आप लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि चाबहार पोर्ट की वजह से आप कहेंगे कि सीपैक बने ही ना, या आपको लगता है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सीपैक से भारत नहीं बल्कि अमेरिका परेशान है? देखिए, पहले मैं अफगानिस्तान पे आता हूँ कि तालिबान ने खुद, जबीउल्लाह मुजाहिद ने अभी स्टेटमेंट दिया कि मस्तुंग जो जगह है बलूचिस्तान में, हम्म, वहां पर आईसिस का कैंप चल रहा है। और उन्होंने बोला, जबीउल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान ने, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हम्म, आईसिस का कैंप चलवा रही है मस्तुंग में। मतलब आईसिस आप खुद ही चला रहे हैं, आईसिस का इस्तेमाल पाकिस्तान खुद कर रहा है, और आईसिस के लोग अमेरिका को भी दे रहा है। तो ये तो सही बात है। मतलब आप आईसिस टेररिज्म बोलें कि हम टेररिज्म के खिलाफ भी हैं, वॉर ऑन टेररिज्म भी कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म को शह भी दे रहे हैं, उनका कैंप भी चला रहे हैं, और उसका आतंकवादी को अमेरिका को भी दे रहे हैं। तो हर साइड को खुश कर रहे हैं। मतलब ये असलियत है। दूसरा, जो अभी फेक न्यूज वो चला रहे थे, पाकिस्तान से बहुत फेक न्यूज प्लांट हुई कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो मिनिस्टर हैं तालिबान में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान किसी तरीके से कि तालिबान के बीच में जंग हो जाए आपस में, और आपस में वो टूट जाएं जिससे पाकिस्तान का बोलबाला हो, जो कि हुआ नहीं। आज फिर से तालिबान का स्टेटमेंट आया कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो है इस्तीफा नहीं दिया है। उसके बाद अब मैं भारत पे आता हूं कि हाँ, आज से 10-12 साल पहले भारत को ऐसा लग रहा था, हिंदुस्तान को ऐसा लग रहा था कि सीपेक जो है बहुत ही थ्रेटनिंग है, हम इसको कैसे डील करेंगे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, ये बलूचिस्तान जाता है, ग्वाडर बोर्ड जाता है, चीन को पूरी तरीके से पाकिस्तान ने दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए ना, पिछले 10 साल में सीपेक में क्या हुआ। चाइना तो अपना सिर दीवार से पटक रहा है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया, इसका तो 0% भी हमें कुछ 1% भी वो नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा, आरओआर नहीं मिल रहा। तो हमें हिंदुस्तान को क्या करना है पाकिस्तान से? हिंदुस्तान क्यों वहां पर जो है इन्वेस्ट करेगा? बहुत पुराने, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, विक्रम सूद को पहले कोसते थे जो पुराने रॉ चीफ हैं, अब अजीत डोवाल को कोसते हैं कि भाई ये करा रहा है, वो करा रहा है। हम क्यों कराएं? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हमारे तालिबान से अच्छे संबंध हैं, आज चीन से भी अच्छे संबंध हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए, आज ग्लोबल टाइम्स ने अपना एडिटोरियल छापा है जिसमें कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो प्रैग्मेटिक और बहुत अच्छी बातें चीन की तरफ कहीं, ये बहुत दूर तक जाएंगी। इंडिया चाइना के टाइज अच्छे होने चाहिए। तो चाहे पाकिस्तान का आप देखिए हालत ऐसी है कि हर जगह आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान एंड में चाह रहा था कि जो मुस्लिम मुल्क हैं वो साथ में आएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क अपने बड़े बड़े जो सबसे ज्यादा बड़े अवार्ड हैं वो मोदी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे साथ ट्रेड करे, हमारे साथ बिजनेस टाइज जो है मजबूत करे। जो आईएमएफ का पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ करिए। तो इंडिया ने तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है। इंडिया को आतंकवाद, टेररिज्म इसमें घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही केपेबल है। पाकिस्तान में खुद ही ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में भी हैं और आपके खिलाफ भी हैं। गैंग्स जो हैं, चाहे वो कराची के कितने गैंग्स हैं, आप सिक्योरिटी सिचुएशन कराची की देखिए क्या है। और वही जो अननोन गनमैन, अरे भाई, आपकी आर्मी अगर इतनी स्ट्रांग है, पुलिस इतनी स्ट्रांग है, आपने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया, तो आप अननोन गनमैन को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? अगर आप हिंदुस्तान को इतना, क्या ये आईएसआई ने डेलिबरेटली अननोन गनमैन तो नहीं बनाया ये दिखाने के लिए कि हमारे खिलाफ तशद्दुद हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए? तो ये सब चलने नहीं वाला, ये जो है ये प्रोपेगेंडा, ये गेम्स। लेकिन ये जरूर है आरजू जी कि
जो तशद्दुद, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो अट्रॉसिटीज बलोच लोगों के खिलाफ हुई पिछले कई दशकों से, अकबर बुख्ती के साथ क्या हुआ, हम्म, आप देखिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग हैं उनके साथ क्या हुआ, गुलुलाई इस्माइल को वहां से निकाल दिया गया, अभी महरंग बलूच के साथ क्या हो रहा है, अभी भी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बाकी लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो इस सब का पब्लिक रिएक्शन तो होगा ना। हम्म, हमेशा ये आईएसपीआर और पाकिस्तान आर्मी का प्रोपेगेंडा तो चलने नहीं वाला। और मैं आपको ये भी कह दूं, अगर ये मिलिट्री ऑफेंसिव केपीके में और बलूचिस्तान में अभी करेंगे, इनकी हालत और खराब होगी, और ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाएंगे, और अटैक बढ़ेंगे, और ज्यादा जो है ये सो कॉल्ड दहशतगर्दी, ये वायलेंस जो है और बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बिकॉज जहां लॉलेसनेस है, जहां सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, वहां क्या ही होगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान में बहुत एक्सपर्टीज है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्वेल करने में, और वो दिखाता था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाया कुछ भी। जो 2002-2003 से ये बीएलए चल रहा है, ये तो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा जो है इनकी एक्टिविटीज हुई हैं। मैंने अभी 2 साल पहले एक टीम हायर की बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी लोगों की, और उन्होंने मेरे डायरेक्शंस पे पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया, और मैंने 3 पार्ट की एक सीरीज बनाई, बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0। उसमें अवार्ड भी मिले मेरे को बहुत। तो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी, और सच्चाई बाहर आएगी। आप इंटरनेट शट डाउन कर दीजिए, आप लोगों को अरेस्ट कर दीजिए, मार दीजिए, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी ना। गुर्बत है बहुत बलूचिस्तान में, लेकिन कलेजा भी है, उनमें गुर्दा भी है, हम्म, कि वो सामने आएंगे और अपनी बात दो टूक कहेंगे। और जितना उनके साथ बेइज्जती हुई है, जितनी जितनी चीजें उनके साथ की है पाकिस्तान की आर्मी ने, अब उसका तो डेस्टिनी इज एन इक्वलाइजर। तो वो तो उल्टा पाकिस्तान के बाकी लोग जो वो करने पर हंसते थे, तालियां बजाते थे, उनके साथ होगा। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल ये सिचुएशन और खराब होगी। और अभी कुछ ऐसा सिचुएशन लग नहीं रहा कि पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वो सिचुएशन को कंट्रोल में या नॉर्मलाइज कर सके। मैं 2 मिनट आपसे और लूंगी आदित्य, मुझे पता है कि थोड़ी बात हमारी लंबी हो गई है, लेकिन जी। ये चीज भी बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे सरफराज बुख्ती वो भी, और डीजीआईएसपीआर भी कहते हैं जी मिसिंग पर्संस का इशू तो सारी दुनिया में, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों बोला जाता है कि, और दूसरा जो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि कौन सी दुनिया में मिसिंग पर्संस के लिए फौज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो लेकिन खैर लोगों ने कहा कि कौन सी दुनिया में फौज उठा के ले जाती है लोगों को, ये भी एक चीज है। तो आपको क्या लगता है इनका ये जो स्टेटमेंट है, इसको पाकिस्तान में तो लोग बहुत सख्ती से ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर मिसिंग पर्सन है तो उसके लिए हमें क्यों कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में होता है ये तो। देखिए, ये तो मैं इस पे हंसूं, या उनको बेवकूफ बोलूं, या उनको बोलूं कि गधे हैं एक नंबर के, कि वो ऐसे बेवकूफी वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले ही बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में लोगों में गुस्सा है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, कि आपने इनोसेंट जो लोग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको नहीं छोड़ा। आपने उनके साथ इतना बदतर टॉर्चर हुआ। अभी एक आध साल पहले, 2 साल पहले वो वीडियो भी एक वायरल हुआ था, किसी बिल्डिंग के ऊपर का था, जहां पर बॉडीज ही पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बलूचिस्तान का हॉस्पिटल था, था या कहाँ का था, हॉस्पिटल था। इस्लामाबाद का हॉस्पिटल था, इस्लामाबाद का। हाँ हाँ। तो कह रहे थे कि वो लोग हैं, अब मुझे नहीं पता वो बलोच थे या बाकी लोग थे, कौन था वो, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत सारे कुछ लोग जो रिलीज हो रहे हैं वो टॉर्चर की बात करते हैं कि कैसे टॉर्चर होता है। और पाकिस्तान में तो ये तो दुनिया भर में पता है। आप देखिए, मैं विदेश जाता हूँ, मैं 25-30 कंट्रीज घूम चुका हूँ, जहां पर भी मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, वहां पर वो सब लोग कहते हैं कि हाँ, टेररिज्म, पाकिस्तान इज नोन फॉर टेररिज्म। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है दुनिया भर के, वो पाकिस्तान की टेररिज्म के ऊपर जोक बनाते हैं। और मैं ये भी कह दूं, मैं अभी हाल ही में यूरोप में बहुत देश गया, तो जहां जहां मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखे, वहां पर भारत का झंडा बाहर लगा हुआ है। आप देखिए ना, ग्लोबल एम्बेरसमेंट। खुद बेचारे पाकिस्तानियों को एम्बेरसमेंट हो रही है कि हम पाकिस्तान का नाम या झंडा रख के जो है पाकिस्तानी खाना बेचें। पाकिस्तान में खाना बहुत अच्छा होता है, और मैं तो बहुत बहुत अच्छा फैन हूँ वहाँ के खाने का, लेकिन वहाँ भारत का झंडा लगा के। और जब मैं रेस्टोरेंट ओनर के पास खुद गया और मैंने उनसे बात की, मैं बोला यार, तुम्हारी आवाज जो है, ये बात मुझे लग रही है पाकिस्तानी पंजाब की। कह रहे बिल्कुल आपने सही बोला, मैं वहां से हूँ, जेएलएम के साइड से हूँ। तो ये सच्चाई है कि इतना ग्लोबल एम्बेरसमेंट हो गया है।
और आप मिसिंग पर्सन्स वाले इतने क्रिटिकल और सीरियस इशू का मजाक बनाया हुआ है आपने। और यही है, अभी जैसे ये मिसिंग हो रहे हैं ना, वैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स और ये लोग अब मिसिंग होना चालू हो जाएंगे। आप देखिए ना, पिछले 2 साल में हो रहा है, बहुत अबडक्शंस हो रहे हैं, बहुत लोगों को अबडक्ट करके मारा भी जा रहा है। क्योंकि यही है ना, ये लोग जो बीएलए आज कर रहा है ना, ये पाकिस्तान आर्मी करती आई है, और बीएलए बेटर कर रहा है। BLA is doing something and learning from the art of deceit, lies of Pakistan Army. पाकिस्तान आर्मी ने जो जो एक जंग में ना कुछ उसूल होते हैं, वो उसूलों को माना नहीं पाकिस्तान आर्मी ने। बोला कि हम जी अपने हिसाब से करेंगे, और इन्होंने बीएलए ने बोला कि हम भी आतंकवाद अब अपने हिसाब से करेंगे। तो उनको दो टूक जवाब मिल रहा है। अब वो मिलिट्री ऑफेंसिव कर लें, 500 लोगों को मार दें, 600 लोगों को मार दें, उनको लगता है कि बीएलए और ये सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं खत्म होता। 2003-2002 से चल रहा है ये। धीरे धीरे इसमें जो है वो सीजन्स आते हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग पाकिस्तान आर्मी के इंटरनल भी होंगे जो इनको सपोर्ट करते होंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जफर एक्सप्रेस का जो पूरा इंटेलिजेंस है, पूरा वो लिस्ट है सोल्जर्स का, वो टाइमिंग है, वो एकदम एक्यूरेसी है कि इसी जगह पे करना है, ऐसे करना है, 2 दिन तक इनको ऐसे करके रखना है। ये तो किसी सरकार में या आर्मी में कोई बंदा है, उन्होंने उनको इंटेलिजेंस दी है तभी होगा। और मुझे तो बीएलए के लोगों ने ऐसा बताया कि हमने इंटेलिजेंस प्लांट कराई पाकिस्तान आर्मी में कि भाई हम क्वेटा में हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने क्वेटा में सिक्योरिटी पूरी बढ़ा दी, और जैसे सिक्योरिटी बढ़ाई उसके अगले दिन हमने बोलन में ये कर दिया, क्योंकि बोलन का उनको लग ही नहीं रहा था कि बोलन में ऐसा होगा। तो ये भी आर्ट है, स्ट्रैटेजी है। तो मुझे लगता है ये और ज्यादा बढ़ेगा। और इसमें क्योंकि अभी पाकिस्तान, ये जो शहबाज शरीफ है या उनकी सरकार है, उनके पास तो कोई पावर नहीं है ना। वो क्या, वैसे तो वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर वो करना भी चाहते तो अभी तो वो कर ही नहीं सकते कुछ। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं? उनको मार देंगे, अगले दिन उसको फांसी दे देंगे पाकिस्तान आर्मी। तो अभी सिचुएशन ये है कि मुझे लगता है कि ये मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है, ये ग्लोबल लाइमलाइट हो गया है। और अगर गलती से इन्होंने महरांग बलोच को नोबेल प्राइज दे दिया तो ये इशू तो और ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी तो धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू, ये थ्रू वो थ्रू। और मैं तो पाकिस्तान की मीडिया में भी नसीहत दूंगा। मैंने बहुत लोगों की नौकरियां भी लगवाई हैं जो अभी मुझे गालियां देते हैं ना। अभी 4-5 साल पहले 2 जर्नलिस्ट, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े ट्विटर में ट्वीट करते रहते हैं, तो उनकी नौकरियां भी लगवाई हैं मैंने, और वो अभी लाखों रुपए कमाते हैं पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन यहाँ मुझे गाली देते हैं कि भाई उनकी दुकान चलती रहे। लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि भाई कॉन्शियंस होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं ओपनली आके बोलूंगा, अगर मेरी सरकार गलत है मैं ओपनली आके बोलूंगा। लेकिन आप लोग भी थोड़ा दम रखें कि अगर आप पंजाबी हो सकते हैं, लेकिन बलोच हैं, पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, या बाकी लोग हैं, अगर वो आपके ही हैं, अगर आप क्लेम करते हैं कि वो आपके हैं, तो आपके उनकी आवाज बनिए ना। क्या आपकी मीडिया यही है कि आप जो प्रेस रिलीज है आईएसपीआर का वही सिर्फ चलाते रहें, उन्हीं का गुणगान करते हैं? कि जर्नलिज्म ये है कि जो बलोच लोग बेचारे तड़प रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, वो उनकी आवाज बने? तो ये तो अभी नहीं तो जैसे अल्लाह ताला बोलते हैं ना, वो दिन आएगा कि अल्लाह ताला उनको पूछेगा कि भाई ये तुमने पिछले 50 साल 60 साल क्या किया है? आईएसपीआर की नौकरी क्यों की है? अपने आप को जर्नलिस्ट क्यों बोलते थे फिर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आई विश के डॉक्टर मारंग बलोच को जो पीस अवार्ड के लिए बुलाया गया है उनको मिल जाए। और बिल्कुल जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर वो सच में अपने आप को जर्नलिस्ट मानते हैं तो मेरे ख्याल है उन्हें बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बनना चाहिए। और आदित्य, ये जो लोग आपके खिलाफ लिख रहे हैं उनको तो मैं नहीं जानती, लिख रहे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके बहुत फैन हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, आपकी सच्चाई की वजह से, आपकी जर्नलिज्म की वजह से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।